होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका प्रभावी रूप से नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। यदि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, नहीं तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए एक आधी अधूरी कहानी की तरह कार्य करेगा। तो देखते हैं हम लोग लोली डिजीज। आपने नाम तो सुना ही होगा, प्रोफेसर के.सी. मेहता। यदि नाम नहीं सुना है तो फिर आप बादाम खाया करिए, यदि बादाम ना हो तो गरीबों का बादाम खाया करिए। ठीक, चलो देखो, प्रोफेसर के.सी. मेहता पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत मैंने बताया था, जो प्रोफेसर के.सी. मेहता हैं, इन्होंने सबसे पहले आगरा में इन्होंने क्या किया, जो रोली रोग होता है इसके जीवन चक्र की अवस्थाओं का पता लगाया था। इन्होंने क्या किया, रोली रोग के जीवन चक्र की अवस्थाओं का पता लगाया, लाइफ साइकिल ऑफ रस्ट डिजीज। ठीक, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन रस्ट डिजीज भी बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन रस्ट डिजीज। यदि क्वेश्चन आ जाए कि भारत में रोली रोग के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो है प्रोफेसर के.सी. मेहता, जो कि स्पेशलाइजेशन रखते हैं प्लांट पैथोलॉजी में और एक फेमस माइकोलॉजिस्ट भी रह चुके हैं, कवक विज्ञानी के रूप में इन्होंने कार्य किया है। ठीक, इन्हें फादर ऑफ इंडियन रस्ट डिजीज भी कहा जाता है। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था जो गेहूं में रोली रोग होता है वो पक्सीनिया फंगस के द्वारा होता है, पक्सीनिया फंगस के द्वारा। और पक्सीनिया फंगस कैसा होता है, पक्सीनिया फंगस होता है पॉलीमॉर्फिक, यानी कि बहुरूपी होता है। बहुरूपी होने के साथ साथ यह हेट्रोसियस होता है, यानी इसको अपने लाइफ साइकिल को पूर्ण करने के लिए दो तरह के होस्ट प्लांट की आवश्यकता होती है। वो दो तरह के होस्ट प्लांट कौन से होते हैं, प्राइमरी होस्ट होता है आपका वीट और सेकेंडरी होस्ट होता है आपका बारबेरी प्लांट। सेकेंडरी होस्ट होता है बारबेरी प्लांट। हम बात करें रोली रोग की, तो मैंने आपको बताया था कि रोली रोग में 5 टाइप के स्पोर्स बनते हैं, इसमें 5 टाइप के स्पोर्स बनते हैं। और उन स्पोर्स का क्रम क्या होता है, तो क्रम होता है, अगर उनके स्टेज के अकॉर्डिंग बात करें तो स्टेज के अकॉर्डिंग क्रम होता है कॉटअप। पी यानी पिक्नियोस्पोर, ए एजिसियोस्पोर, यू से यूरेडियोस्पोर, टी से टेनियोस्पोर, बी से बेसिडियोस्पोर। ठीक, पी से स्टार्ट होता है आपका जीरो स्टेज से। जीरो स्टेज होती है पिक्नियोस्पोर, फिर उसके बाद फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, सीक्वेंस चलता चला जाता है। ठीक, ज़्यादा डिटेल के लिए आप लेक्चर फर्स्ट देखें। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखो होता क्या है, जो गेहूं में रोली रोग होता है इसके लाइफ साइकिल, मीट रस्ट साइकिल में मैंने आपको बताया था कि जो यूरेडियो स्पोर होता है उसे रिपीटिंग स्पोर बोलते हैं, क्योंकि यह गेहूं के एक प्लांट से गेहूं के अनादर प्लांट में रोग को फैलाने का काम करता है, इसलिए हम यूरेडियो स्पोर को रिपीटिंग स्पोर भी बोलते हैं। ठीक, गेहूं में रोली रोग जो होता है ये होता है 3 टाइप का। यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें गेहूं में रोली रोग, तो गेहूं में रोली रोग को हम गेरवी रोग या रतुआ या किट के नाम से भी जानते हैं। गेहूं में रोली रोग मुख्य रूप से 3 टाइप का होता है। अब वो 3 टाइप कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आपका ब्राउन और लीफ रस्ट, ब्राउन और लीफ रस्ट। ठीक, दूसरा होता है येलो और स्टिप रस्ट, येलो और स्टिप रस्ट। तीसरा होता है आपका ब्लैक और स्टेम रस्ट, ब्लैक और स्टेम रस्ट। चलो देखो, पहला आपका ब्राउन और लीफ रस्ट, जिसे भूरी या पत्ती का गेरवी भी बोलते हैं। यह मुख्य रूप से पक्सीनिया रिकॉर्डिटा क्रिटिसाई नामक कवक से होता है, पक्सीनिया रिकॉर्डिटा क्रिटिसाई नामक कवक से होता है। जो ब्राउन और लीफ रस्ट होता है ये संपूर्ण भारत में गेहूं की फसल पर देखने को मिलता है, यानी ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिलता है। ठीक, और जो भूरा या पत्ती का गेरवी होता है इसके द्वारा गेहूं की फसल में अन्य जो आपके येलो और स्टेम रस्ट है, ब्लैक और स्टेम रस्ट है, इनकी तुलना में सबसे ज़्यादा गेहूं की फसल को नुकसान यदि होता है तो ब्राउन और लीफ रस्ट से ही होता है, यानी कि मोस्ट हार्मफुल है। सबसे अधिक गेहूं की फसल में जो नुकसान होता है वो ब्राउन और लीफ रस्ट से होता है। हम बात करें येलो और स्टेम रस्ट की, पीली या धारीदार रोली, तो ये होता है आपका पक्सीनिया स्टिफॉर्मिस नामक कवक से। याद रखना है, कवक के नाम आपको याद रखने हैं, पक्सीनिया
स्टिफॉर्मिस नामक कवक से होता है आपका येलो और स्टिप रस्ट। जो येलो और स्टिप रस्ट होता है ये अधिकतर ठंडे और नम वातावरण में देखने को मिलता है, कोल्ड एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है। ठीक, जो आपका येलो और स्टिप रस्ट होता है, अगर इसकी बात करें तो ये गेहूं की फसल में बाली बनने से पूर्व दिखाई देता है। गेहूं की फसल में बाली बनने से पूर्व अधिकतर फरवरी माह में ये रोग आपको देखने को मिलता है और इसके कैरेक्टर्स आपकी फसलों में देखने को मिलते हैं। हम बात करें ब्लैक और स्टेम रस्ट की। ये जो ब्लैक और स्टेम रस्ट होता है ये होता है पक्सीनिया ग्रैमिनिस त्रिटिसाई नामक कवक से। पक्सीनिया ग्रैमिनिस त्रिटिसाई नामक कवक से होता है आपका ब्लैक और स्टेम रस्ट। इसमें क्या होता है, इसे हम गेहूं की किलर डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। इसे हम गेहूं में किलर डिजीज़ के नाम से जानते हैं। ठीक, बाकी किलर डिजीज़ जैसा इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि जो आपका ब्लैक और स्टेम रस्ट होता है ये बहुत लेट आता है। सबसे आगेती आता है आपका ब्राउन और लीफ रस्ट, लेकिन जो आपका ब्लैक और स्टेम रस्ट काली या तने की रोली होती है ये सबसे लेट में आता है, जिसके कारण इसके द्वारा गेहूं की फसल में जो होने वाला नुकसान होता है वो ना के बराबर होता है। ठीक, या फिर बहुत ही कम होता है। क्लियर है? तो ये होते हैं आपके गेहूं में रोली रोग के 3 टाइप्स। अगर इनके मैं कैरेक्टर्स की बात करूं तो ये हो जाता है आपका एक प्लांट। मान लो ये गेहूं का प्लांट है। ठीक, इसमें होता क्या है, जितना पौधे का एरियल पार्ट होता है, एरियल पार्ट की बात करें, पौधे की पत्ती हो गया, तना हो गया। इनिशियल स्टेज में क्या होता है, जो पौधे की पत्ती होती है तो प्रारंभिक अवस्था में पौधे की पत्तियों पर ऑरेंज से लेकर के ब्राउन, ठीक, येलो, ब्लैक, यहाँ तक कि वाइट कलर के पास्ट्यूल्स यानी कि दाने या फिर स्पॉट आपको खेतों पर दिखाई देते हैं। प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, जो पौधे के एरियल पार्ट्स होते हैं उस पर ऑरेंज से लेकर के ब्राउन, येलो, ब्लैक और वाइट कलर के आपको पास्ट्यूल्स यानी दाने या स्पॉट, धब्बे आपको दिखाई देते हैं। यदि आप इनिशियल स्टेज में ही रोग का नियंत्रण नहीं करते हो तो ये धब्बे आगे चल करके लंबी लंबी धारियों में कन्वर्ट हो जाते हैं और संपूर्ण पौधे को कवर कर लेते हैं। ये धब्बे जो होते हैं बड़ा आकार ले लेते हैं, जिससे आपके जो फसल होती है उसका उत्पादन पूर्ण रूप से प्रभावित होता है। देखो, इस रोग के नियंत्रण की बात करें तो इस रोग के नियंत्रण के लिए आपको मुख्य रूप से फंगीसाइड्स के रूप में मैनकोजेब का प्रयोग करना चाहिए। मैनकोजेब के अलावा पोटासिक उर्वरकों का प्रयोग करें। अब पोटासिक उर्वरकों की बात करूं तो पोटासिक उर्वरकों में आप MOP का यूज कर लो, है ना, म्यूरेट ऑफ पोटास का यूज कर लो। आगे देखो और किसका यूज कर सकते हो, इस रोग के नियंत्रण के लिए आप सल्फर पाउडर का यूज करो। जो सल्फर पाउडर होता है, अगर इसकी बात करें तो 25 kg/हेक्टेयर की दर से सल्फर पाउडर का आप बुरकाव करो। इससे भी आप रोग पर प्रभावी रूप से नियंत्रण पा सकते हो। अगर मैं आपकी फील्ड की बात करूं तो फील्ड में कॉमर्शियल रूप से ज़्यादातर आपने देखा होगा रस्ट डिजीज़ के नियंत्रण के लिए प्रोपेकेनाजोल, जो मार्केट में टिल्ट के नाम से आता है। ठीक, इसका व्यावसायिक नाम है टिल्ट। यदि ये है आपके पास, ये 25 सीसी की बोतल में आता है, 25 सीसी के रूप में आता है, 500 ml या 1 लीटर की बोतल में आता है प्रोपेकेनाजोल, जिसको हम मार्केट में टिल्ट के नाम से जानते हैं। यदि ये ना हो तो इसके स्थान पे आप टेबुकेनाजोल का प्रयोग कर सकते हो, जिसे मार्केट में हम पॉलीकोर के नाम से जानते हैं। इसकी संस्तुत मात्रा का प्रयोग आपको करना चाहिए। ये जो प्रोपेकेनाजोल होता है, इसकी दवा की डोज की बात करें तो 1 ml दवा को 1 लीटर पानी में घोल करके आपको फोलियर स्प्रे करना चाहिए। अगर पर एकड़ की बात करें तो पर एकड़ में आपको दवा की डोज जो होती है 200 ml 200 लीटर पानी में घोल करके आपको फोलियर स्प्रे करना रहता है। फोलियर स्प्रे के द्वारा आप इस रोग पर प्रभावी नियंत्रण पा सकते हो। अगर हम रोग के नियंत्रण की बात करें तो गेहूं की फसल आपके खेतों में लगी होती है, उस पर जैसे ही रोली रोग या रस्ट डिजीज़ के लक्षण आपको दिखाई देते हैं, आपको प्रोपेकेनाजोल की संस्तुत मात्रा का प्रयोग इनिशियल स्टेज में ही कर देना है, ताकि फसल से होने वाला जो उत्पादन है वो प्रभावित ना हो। तो ऐसी कंडीशन में यदि आप रेगुलर रूप से अपने फील्ड पे विजिट करते रहोगे और इनिशियल स्टेज में ही प्रोपेकेनाजोल फंगीसाइड्स का उचित रूप से प्रयोग कर लोगे तो संभावना है कि फर्स्ट स्प्रे के बाद ही आपके रोग पर नियंत्रण हो जाएगा। यदि फर्स्ट स्प्रे के बाद रोग पर प्रभावी रूप से नियंत्रण नहीं होता है तो आवश्यकता अनुसार 1 हफ्ते बाद या 8 से 10 दिन बाद
आप प्रोपेकेनाजोल फंगिसाइड्स की दूसरा स्प्रे भी करेंगे और दूसरे स्प्रे के बाद आप इस रोग पर सुनिश्चित रूप से नियंत्रण पा लेंगे। ठीक, ये होता है आपका रोली रोग। आशा है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा।